वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। इससे प्रीवियस लेक्चर के जो मेरे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, वहाँ पर मैंने स्ट्रिंग हैंडलिंग तक कवर करा है, 1 डायमेंशन एरे और 2 डायमेंशन एरे के बारे में बताया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले तो सबसे पहले आप एरे पे फोकस कीजिए कि एरे की एक प्रॉपर्टी थी जिससे आपको पता था कि हम एरे के अंदर सेम अमाउंट ऑफ डेटा यानी सेम टाइप ऑफ डेटा, अमाउंट तो नहीं, सेम टाइप ऑफ डेटा हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते थे। जैसे मैंने कहा था आपसे एरे के अंदर कि मान लीजिए अगर आपको क्लास में 50 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, सही है, तो वो 50 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो अगर मान लीजिए सारे इंटीजर टाइप के हैं तो उस तरह का डेटा आप एरे में स्टोर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए अगर आपको क्लास में 50 बच्चों का रिकॉर्ड सेव करना है, रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चे का रिकॉर्ड है तो उस बच्चे के रिकॉर्ड में केवल उसके मार्क्स नहीं है, उस बच्चे के रिकॉर्ड में उसके मार्क्स नहीं है, केवल उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नेम हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है। भाई मान लीजिए उस बच्चे के रिकॉर्ड में उसका जो मार्क्स है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, मतलब इंटीजर टाइप का मार्क्स है। अगर मैं उसके नेम की बात करूँ तो आपको पता है नेम का मतलब होता है स्ट्रिंग, सही है। और किसी भी स्ट्रिंग को मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए या एक्सेस करने के लिए आपको एक कैरेक्टर 1D एरे डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक बच्चे के रिकॉर्ड की हम बात करें तो उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेंबर्स हैं। एक मेंबर इंटीजर टाइप का है, एक मेंबर कैरेक्टर टाइप का है, हो सकता है एक मेंबर फ्लोट टाइप का हो और एक मेंबर डबल टाइप का। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अगर हमें बच्चे का रिकॉर्ड स्टोर करना है तो उस केस में हम सी लैंग्वेज में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वो कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर है। केवल स्ट्रक्चर ही एक डेटा टाइप है जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा और सेम टाइप ऑफ डेटा दोनों स्टोर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, जबकि एरे के अंदर हम केवल सेम टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकते थे, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा हम एरे के अंदर स्टोर नहीं कर सकते थे। देखिए जैसा कि लिख रखा है मैंने यहाँ पर, इन स्ट्रक्चर वी कैन स्टोर सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। फॉर एग्जाम्पल, टू सेव रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट, स्ट्रक्चर is a user defined data type that store information of same type और different type together। मतलब स्ट्रक्चर के अंदर सेम टाइप की इंफॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन दोनों हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि एरे के अंदर हम केवल सेम टाइप की इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकते थे। सो बेसिकली दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड एरे। अब आइए एक प्रोग्राम को देखते हैं जिससे हम समझते हैं कि स्ट्रक्चर में हम कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे या स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ पर हम कर सकते हैं। प्रोग्राम ये है, राइट ए प्रोग्राम टू रीड रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट वेयर रिकॉर्ड कंटेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब एक बच्चे का, क्लास के एक बच्चे का रिकॉर्ड मुझे रीड करना है, यानी कि रीड का मतलब क्या होता है कि यूज़र से इनपुट कराना है, ठीक है। लेकिन उस रिकॉर्ड में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं या क्या क्या मेंबर्स हैं ये देखिए। उस रिकॉर्ड में पहला जो मेंबर है वो है नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चे का नाम। आपको पता है कि बच्चे का नाम क्या होगा, बच्चे का नाम होगा एक स्ट्रिंग, और एक स्ट्रिंग को आपको इनपुट कराने के लिए कैरेक्टर 1D एरे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ। सेकंड जो कंपोनेंट है वो है रोल नंबर। वो रोल नंबर किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट की, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वो भी इंटीजर टाइप का हो सकता है, ठीक। लास्ट कंपोनेंट है जेंडर ऑफ स्टूडेंट। भाई जेंडर ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या, आप मेल इनपुट कराएंगे या फीमेल इनपुट कराएंगे, दोनों ही सूरतों में मेल और फीमेल बोथ आर स्ट्रिंग, तो वहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक कैरेक्टर 1D एरे की। यानी कि हम इसमें साफ साफ देख रहे हैं कि अगर मुझे किसी बच्चे का रिकॉर्ड इनपुट कराना है तो मुझे उसका नाम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए, जेंडर चाहिए, और ये चारों के चारों फील्ड डिफरेंट टाइप के हैं। इनमें से कोई स्ट्रिंग है, कोई इंटीजर टाइप का है ना, कोई फ्लोट टाइप का है। सो ये दीज मेंबर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, ठीक है। अब आप देखते हैं ज़रा स्ट्रक्चर में हम इस काम को कैसे करेंगे। देखिए ज़रा, जब मैंने प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करा तो स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमें डेटा टाइप की जो ज़रूरत पड़ती है कीवर्ड की, वो कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्ट कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रक्ट जो है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इसलिए जो हम स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसका नाम हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पर लिखता स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, तो मेरा जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता वो कॉम्प्लेक्स नाम का। तो मैंने बेसिकली स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा, तो इसका मतलब मेरा जो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है
उसका नाम क्या है स्टूडेंट, एक मैंने स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट करा, ठीक है। और इसके अंदर मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स लिखे। पहला कंपोनेंट क्या है, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपको पता है कि नेम ऑफ स्टूडेंट क्या है, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए आपको कैरेक्टर 1D एरे की जरूरत पड़ेगी। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर आप पढ़ चुके होंगे स्ट्रिंग के यूट्यूब चैनल पे, नहीं तो आप उनको दोबारा रेफर कर सकते हैं, वहाँ साफ साफ मैंने पढ़ा रखा है कि स्ट्रिंग को एक्सेस करने के लिए सी लैंग्वेज में आपके पास केवल एक ही तरह का है, कैरेक्टर 1D एरे, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट मैंने क्या लिया, बच्चे का रोल नंबर। थर्ड कंपोनेंट मार्क्स। फिर चौथा कंपोनेंट जेंडर। जेंडर भी मैंने बताया क्या था, मैंने क्या बताया था आपको कि स्ट्रिंग होगी, ठीक है। यहाँ मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लोज कर दिया है, देखिए जरा बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ये करली ब्रेसिस, ओपन करली ब्रेसिस और एक क्लोज करली ब्रेसिस। अब मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि मान लीजिए, सपोज करिए आप कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वो वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। तो मान लीजिए अगर आप केवल int लिखते हैं, केवल int, सही है। अगर आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप int स्पेस देके a लिखते हैं तो a नाम की लोकेशन मेमोरी में क्रिएट होगी। ये सबको पता है कि अगर हम int स्पेस देके a लिखते हैं तो a नाम की लोकेशन मेमोरी में क्रिएट होगी। लेकिन अगर मैं केवल int लिखता हूँ, ओनली int नॉट a, तो क्या केवल डेटा टाइप लिखने से मेमोरी में कोई लोकेशन क्रिएट हो सकती है? नहीं। ये हम सब जानते हैं कि अगर मैंने केवल यहाँ मान लीजिए इंटर रोल नंबर लिखा, ये इंटर रोल नंबर, तो अगर मैं केवल यहाँ int लिखता और उसके आगे स्पेस देके कोई मैं आइडेंटिफायर पास नहीं करता, रोल नंबर या कोई और आइडेंटिफायर, तो मेमोरी में कोई लोकेशन क्रिएट नहीं होती। ठीक वही कॉन्सेप्ट यूज होता है स्ट्रक्चर में। अभी आपने जो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखा है, इसको तो आप ये समझिए कि आपने मान लीजिए कि केवल डेटा टाइप लिखा है, सही है। आपका यहाँ पर डेटा टाइप केवल ये स्ट्रक्ट नहीं है, जो डेटा टाइप है आपका वो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ये कंप्लीट आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक डेटा टाइप है। केवल आपका ये स्ट्रक्ट लिखने से आपका डेटा टाइप क्रिएट नहीं होगा, स्ट्रक्चर का आपको नाम भी देना पड़ेगा, तभी आपका डेटा टाइप माना जाएगा, ठीक। लेकिन आपने क्या डेटा टाइप यहाँ पर स्ट्रक्ट क्रिएट करने के बाद क्या कोई इस डेटा टाइप के आगे वेरिएबल पास करा? आपने कोई वेरिएबल पास नहीं करा। और जब तक आप कोई वेरिएबल पास नहीं करेंगे तब तक मेमोरी में कोई लोकेशन क्रिएट नहीं होगी। इसका मतलब जब हमने स्ट्रक्चर क्लोज कर दिया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ पर ओपन करली ब्रेसिस, यहाँ क्लोज करली ब्रेसिस, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया हो जैसे int केवल, लेकिन int की नाम की लोकेशन मेमोरी में कब क्रिएट होगी? जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जब आप लिखेंगे int रोल नंबर या int मार्क्स। ठीक उसी तरह से स्ट्रक्चर, ये जो स्टूडेंट है, इसकी लोकेशन कब क्रिएट होगी मेमोरी में? जब आप इस टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हमने क्या करा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट यहाँ पर क्लोज कर दिया और इस नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, लेट्स से v1, ठीक है, और सेमीकोलन। अब देखिए ये जो v1 वेरिएबल है, ये v1 क्या है, वेरिएबल। इसका आप नाम कुछ भी दे सकते थे, a b c d व्हाटएवर यू वांट, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते थे, ठीक है। तो v1 एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट हुआ। अब ये देखिए ज़रा, ये v1 जो वेरिएबल था, इस v1 वेरिएबल का डेटा टाइप क्या था? इसका डेटा टाइप था स्ट्रक्ट स्टूडेंट। और स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर कितने कंपोनेंट थे? पहला कंपोनेंट नेम, दूसरा कंपोनेंट रोल नंबर, तीसरा कंपोनेंट मार्क्स और चौथा कंपोनेंट जेंडर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को आप दोबारा सुनिए कि जो v1 आपका वेरिएबल है वो किस टाइप का था? वो था आपका स्ट्रक्चर टाइप का, सही है। तो स्ट्रक्चर के अंदर कितने कंपोनेंट थे? नेम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर। तो जब आप ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ, तो ये v1 नाम का वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होगा। और v1 नाम के वेरिएबल के अंदर ये 4 लोकेशंस हैं, नाम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर। तो ये 4 लोकेशन क्रिएट हुई, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर। तो देखिए ज़रा, ये v1 वेरिएबल है। इस v1 वेरिएबल के अंदर पहला कंपोनेंट क्या क्रिएट हुआ? पहली लोकेशन नेम, ठीक है, दूसरा कंपोनेंट रोल नंबर, तीसरा कंपोनेंट मार्क्स और चौथा कंपोनेंट जेंडर। लेकिन आप इसमें ज़रा ये देखिए ज़रा, अगर ये v1 जो है मैं इसे डिक्लेयर करता एरे टाइप का, मान लीजिए v1 एक एरे होता, स्ट्रक्चर ना होता, तो उसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी कि जो ये लोकेशंस क्रिएट होती, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर, ये डिफरेंट टाइप की नहीं हो सकती थी। एरे डजंट अलाउ टू स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। लेकिन v1 में क्या है, ये जो नेम है ये क्या है, स्ट्रिंग, ये जो रोल नंबर है क्या है, इंटीजर, मार्क्स क्या है, वो इंटीजर, और ये जेंडर क्या है अपने आप में, स्ट्रिंग, ठीक है। तो v1 के अंदर ये जो 4 कंपोनेंट क्रिएट करे मैंने,
ये चारों के चारों डिफरेंट टाइप के हैं। नेम क्या है? स्ट्रिंग। अब नाम में नेम एक 1D एरे है। रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, तो फर्दर मैंने नीचे कोई और लोकेशन क्रिएट नहीं करी। मार्क्स भी इंटीजर टाइप का है और जेंडर स्ट्रिंग है, तो जेंडर के कॉरस्पॉन्डिंग के नीचे मैंने एक एरे क्रिएट करा बिकॉज इट इज़ अ कैरेक्टर 1D एरे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हुआ। अब हमें करना क्या है? अब हमें बेसिकली एक बच्चे का रिकॉर्ड इनपुट कराना है और प्रिंट कराना है। तो रिकॉर्ड के अंदर कितने कंपोनेंट हो गए? नेम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर। तो इन लोकेशंस के अंदर मैं रन टाइम पर सर्टेन वैल्यूज़ इनपुट करूँगा। सर्टेन वैल्यूज़ क्या? नेम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर। और जब मैं इन लोकेशंस के अंदर वैल्यूज़ इनपुट कर दूंगा रन टाइम पर, तो रन टाइम पर वैल्यूज़ इनपुट करने के बाद वो रिकॉर्ड मैं डिस्प्ले करूँगा। तो आइए देखिए प्रोग्राम ये मैंने कैसे बनाया। इंट मेन, सबसे पहले मैंने क्या लिखा? एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये जो v1 वेरिएबल है ये तो मेन के अंदर डिक्लेयर नहीं करा हमने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको पहले ही पढ़ा रखा है मैंने आपको कॉन्सेप्ट ग्लोबल वेरिएबल का। ये जो आपने v1 वेरिएबल है स्ट्रक्चर टाइप का, ये आपने मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर करा। यानी कि ये जो v1 वेरिएबल है ये किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर नहीं है, तो आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा होगा कि डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो v1 वेरिएबल हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट रीडिक्लेयरिंग इट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा printf एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। अब रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट में सबसे पहले बच्चे का क्या आता है? नाम। तो printf लिखा हमने और उसके बाद एंटर लिखा नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नेम को इनपुट करने के लिए स्ट्रिंग, नेम इज स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन क्या यूज़ करते हैं हम? गेट्स। ये भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है स्ट्रिंग के, आप उन्हें देख सकते हैं दोबारा। तो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ करा गेट्स। ठीक है, और यहाँ लिखा v1 डॉट नेम। अब ये देखिए ज़रा, इस v1 डॉट नेम का क्या मतलब है? v1 डॉट नेम का मतलब क्या है? इधर देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए जो v1 वेरिएबल था ये मान लीजिए एक एरे होता, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि एरे की आपको कोई लोकेशन एक्सेस करनी है। मान लीजिए ये जो v1 एरे है इसकी आपको ये वाली पहली लोकेशन एक्सेस करनी है, फर्स्ट लोकेशन। तो आपको पता है कि पहली लोकेशन एक्सेस कैसे करूँगा? मैं लिखूँगा v1, यहाँ पर लिखूँगा मैं सबस्क्रिप्ट। क्या लिखूँगा? सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये सबस्क्रिप्ट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पर ये ब्रैकेट बना रखा है, और उस ब्रैकेट के अंदर मैं 0 इंडेक्स पास करूँगा। क्या पास करूँगा? 0 इंडेक्स। क्योंकि अगर मैं v1 0 लिखता हूँ तो इट डेजिग्नेट फर्स्ट लोकेशन ऑफ एन एरे। लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो स्ट्रक्चर के अंदर ये जो नाम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर, ये सारे के सारे डिफरेंट फील्ड हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको अगर कोई भी लोकेशन एक्सेस करनी है, मान लीजिए अगर आप इस नेम लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो इसे एक्सेस करने का तरीका क्या है कि हम पहले लिखेंगे वेरिएबल का नाम, मान लीजिए v1, और उसके बाद डॉट। v1 के बाद हम क्या लगाएंगे? डॉट। क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं किसी भी लोकेशन यानी किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए। तो अगर आपको नेम को एक्सेस करना है इस वाली लोकेशन को, तो आप लिखेंगे v1 डॉट नेम। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो हमारा ये प्रिंटफ के अंदर गेट्स के अंदर क्या लिख दिया है? v1 डॉट नेम। लेकिन एक सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि गेट्स के अंदर हमने यहाँ पर एड्रेस पास नहीं करा। आपको ध्यान होगा, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रखा है, क्योंकि आपको जनरली ये सबको इस चीज़ का आइडिया रहता है कि अगर हम कोई भी चीज़ इनपुट कराते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई यहाँ पर ये रोल नंबर लिया, इंट रोल नंबर, अगर इंट रोल नंबर की वैल्यू आपको इनपुट करानी है तो आप लिखोगे scanf %d एड्रेस ऑफ रोल नंबर। यानी कि जब भी हम रन टाइम पर वैल्यूज इनपुट कराते हैं तो हम इनपुट कराते टाइम एड्रेस ऑपरेटर पास करते हैं। लेकिन गेट्स के अंदर हमने नेम का एड्रेस पास नहीं करा, जो नेम कंपोनेंट है इसका एड्रेस हमने पास नहीं करा। इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप दोबारा सुन लीजिए। असल में होता क्या है कि जब हम किसी एरे की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एरे की। नेम आपको पता है नेम क्या है? नेम एक एरे है। कैसा एरे है? एक कैरेक्टर 1D एरे। तो अगर हम नेम एरे का केवल ये जो हमने नेम लिखा है, नेम दिस इज, अगर केवल ये पास करते हैं तो वो अपने आप ही इस एरे का, ये जो कैरेक्टर 1D एरे, जो स्ट्रिंग है, ये जो नीचे वाला एरे है, वो अपने आप ही इस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम केवल एरे का नाम लिखते हैं तो वो खुद ही इसकी इस एरे के स्टार्टिंग एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए उसमें एक्सप्लिसिटली अपने आप से कोई एड्रेस अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए हम गेट्स के अंदर एड्रेस पास नहीं करेंगे, सिंपल पास करेंगे v1 डॉट नेम, बिकॉज एरे नेम इटसेल्फ
रिप्रेजेंट स्टार्टिंग एड्रेस। एरे का जो नाम है वो खुद ही बता रहा है कि वो स्टार्टिंग एड्रेस है एरे का। ठीक है, अब बात आती है रोल नंबर की। तो हमने क्या लिखा, एंटर रोल नंबर स्कैनफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ v1 डॉट रोल नंबर। ठीक है, v1 डॉट रोल नंबर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि आप जिस भी कंपोनेंट को एक्सेस करना चाहते हैं उसके लिए उसे एक्सेस करने का तरीका क्या है कि आप पहले तो जो आपने स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करा, v1 हो जाए v2 है v3, पहले तो आप वो v1 लिखेंगे और डॉट जो लोकेशन आप एक्सेस करना चाह रहे हैं वो लोकेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे v1 डॉट रोल नंबर। तो हमने क्या लिखा, स्कैनफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ v1 डॉट रोल नंबर। ठीक इसी तरह से आपने मार्क्स इनपुट करा लिए, स्कैनफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ v1 डॉट मार्क्स। और ठीक आपने इसी तरह से ये देखिए जरा, ये जेंडर इनपुट करा लिया, गेट्स v1 डॉट जेंडर। ठीक है, जेंडर भी स्ट्रिंग है तो जेंडर के लिए भी अलग से एड्रेस पास करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब आपने अभी प्रोग्राम में क्या करा है, अभी आपने ये जो लोकेशंस है नेम, रोल नंबर, मार्क्स और जेंडर, इनमें आपने कुछ रन टाइम पर वैल्यूज इनपुट कर ली अपनी तरफ से। रन टाइम पर आपने एक बच्चे का रिकॉर्ड इनपुट करा लिया, उसका नाम, उसका रोल नंबर, उसका मार्क्स और उसका जेंडर। अब आपने इनपुट करा लिया तो अब आप इसके बाद वो सेम जो वैल्यूज हैं उन्हें आप डिस्प्ले करेंगे, है ना। जो रिकॉर्ड आपने लोकेशन में इनपुट कराया उसको आप डिस्प्ले करेंगे। तो हमने क्या लिखा, printf डिस्प्ले रिकॉर्ड। ठीक, सबसे पहले रिकॉर्ड में क्या डिस्प्ले करेंगे हम, बच्चे का नाम। तो printf के अंदर हमने क्या लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब आपको पता है कि स्टूडेंट का जो नाम है वो क्या है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं गेट्स। लेकिन सबको पता है पहले से ही, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं पुट्स फंक्शन। तो हमने यहाँ पुट्स लिखा और फिर लिखा v1 डॉट नेम। ठीक है, और अब इसी तरह से रोल नंबर की बात आती है तो रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ लिखा हमने printf परसेंटाइल डी। अगर आपको रोल नंबर प्रिंट करना है तो आप लिखेंगे v1 डॉट रोल नंबर। ठीक इसी तरह से अगर आपको मार्क्स प्रिंट करने हैं तो मार्क्स के लिए क्या लिखेंगे आप, printf परसेंटाइल डी v1 डॉट मार्क्स। रही बात जेंडर की, तो जेंडर एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आप फंक्शन यूज करेंगे क्या, पुट्स v1 डॉट जेंडर। तो इस तरह से जो आपने रिकॉर्ड इनपुट कराया था रन टाइम पर एक बच्चे का, उसके सारे फील्ड पहले आपने इनपुट कराए बारी बारी से और फिर आपने उसके सारे जो मेंबर थे उनको डिस्प्ले कराया। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर में काम करते हैं। एक बार मैं फिर से शॉर्टली रिपीट कर देता हूँ जो मैंने पढ़ा है। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जो स्ट्रक्चर का नाम है वो अपनी मर्जी से पास करते हैं, जो भी नाम पास करना चाहें आप। ठीक है, उसके अंदर आपको जितने फील्ड्स चाहिए उन फील्ड का आप डेटा टाइप डिसाइड करते हो कि उसमें स्ट्रिंग क्या होंगे, इंटीजर क्या होगा, फ्लोट क्या होगा। फिर आप उस स्ट्रक्चर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे या कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि बिना ये v1 वेरिएबल लिखे यहाँ पर कोई भी लोकेशन मेमोरी में क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने इस प्रोग्राम में करा इस तरह से आप हर प्रोग्राम में कर सकते हैं। हाँ, हर लोकेशन को स्ट्रक्चर में अगर एक्सेस करना है तो उसके लिए ऑपरेटर यूज होगा, डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में और इंटरनल एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, एरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर के लिए। अभी के लिए थैंक यू।